नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे मैथ में आज मैं आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनुपात निर्णय विधि बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल करने के लिए टोटल 5 विधियां होती है, जिसमें 5 विधि में से मैं 4 विधि आप लोगों को बता चुका हूं। पीछे के वीडियो में उस आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर डाल दूँगा और आप वहाँ से देख लीजिएगा। और एक विधि उसमें बचा था अनुपात निर्णय विधि। तो आज मैं अनुपात निर्णय विधि और थोड़ा बहुत और जो भी थ्योरी के रूप में है सारे आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। और इसके बाद का जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर शुरू करेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे कवर करते चलूँगा। और लेट होने का कारण है थोड़ा सा मेरा क्लास भी चलता है तो उन लोगों को भी थोड़ा बहुत इधर उधर देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। और भी कुछ थोड़ा बहुत काम था जिसके कारण मेरा वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने अपने चैनल पर ऑब्जेक्टिव टाइप के वीडियो भी डाले हैं, आप वहाँ से वह देख लीजिएगा। देखकर आप 10th का यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मैं वीडियो डाल दिया हूँ, हर चैप्टर का हिंदी का भी डाल रहा हूँ, साइंस का भी डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस वीडियो में बात करेंगे अनुपात निर्णय विधि और छोटा मोटा जो कुछ भी है वह थ्योरी के रूप में आज हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम अनुपात निर्णय देखिए, NCERT का बात करें सरकारी किताब का तो उसमें अनुपात निर्णय विधि नहीं दिया है, लेकिन हम जानेंगे ठीक है कि अनुपात निर्णय विधि क्या होता है और अनुपात निर्णय विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों एक हम ले लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसका नाम अनुपात निर्णय विधि। अनुपात निर्णय विधि, देखिए इस विधि में क्या किया जाता है दोस्तों कि अनुपात निर्णय विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है, लुप्तीकरण विधि में बताया था उसी टाइप का ये भी है। इसमें आपको जो अचर वाला पद होता है अचर वाले पद को बराबर कर देना है और उसके बाद पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को जोड़ या घटा देना है और उसके बाद x और y के रूप में मान निकाल। चलिए आइए हम एग्जाम्पल लेकर इसे हम समझाते हैं। देखिए आइए दोस्तों, देखिए मैं एक समीकरण ले लिया हूँ, समीकरण का रूप दो चर वाले समीकरण का रूप है, दो समीकरण है और इसको हम अनुपात निर्णय विधि से हल करेंगे। देखिए अनुपात निर्णय विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बताया था कि अनुपात निर्णय विधि में सबसे पहले आपको जो अचर पद है ना इसको आपको बराबर कर देना है, बराबर करके और समीकरण को एक या समीकरण एक में से दो या दो में से एक को घटा देना है। तो देखिए हम यहाँ पर बराबर करते हैं, इसका गुणांक क्या है 14 है ना, हम इसमें 14 से गुणा कर देंगे और इसका है 7, तो इसमें 7 ले गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2 से। देखिए 14 से गुणा करेंगे या 42x और प्लस 14 5 70y बराबर 14 7 98। ठीक है, यहाँ पर 7 ले गुणा करेंगे तो 7 5 35x और प्लस 12 7 84y बराबर 98। लुप्तीकरण या विलोपन विधि में हम यहाँ पर x या y को बराबर करते थे, लेकिन इस विधि में क्या करना है, आपको अचर पद को ही बराबर कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे घटा देते। देखिए दोनों का जो बराबर किया इसका दोनों का चिन्ह यदि समान रहे तो आपको घटा देना है और चिन्ह समान न रहे तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए दोनों का चिन्ह प्लस है, समान है, तो घटाने पर चलिए हम घटाते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटाने पर नीचे वाले समीकरण का चिन्ह साइन बदल जाता है। ठीक है, चलिए घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ना हमारा घटकर, ये इसे घटाते हैं तो देखिए 42 अधिक है और 35 छोटा है, तो 42 में से 35 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 7x और यहाँ पर 84 में से 84 बड़ा है ना, तो 84 में से 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14y बराबर 0। ठीक है दोस्तों, और इधर देखिए 14 माइनस में इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 7x बराबर 14y। ठीक है, अब क्या करना है, इसे ऐसे हमें तोड़ना है। देखिए यहाँ पर ऐसा करेंगे कि y के गुणांक x में ला देंगे और x से गुणांक मतलब y इधर 14 गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग में, और 7 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, देखिए x बटा में 14 और बराबर y बटा में 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं बराबर के माना, कोई अचर मान लेना, x और y को छोड़कर आप कोई भी अचर मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको के माने हैं। ठीक है, तो देखिए जब
3% जब एक बराबर हो आपस में, यानी पहला बराबर हो दूसरा के, दूसरा बराबर हो तीसरा के, तो इसमें पहला बराबर तीनों आपस में बराबर है, यानी पहला बराबर तीसरा हो सकता है और दूसरा बराबर भी तीसरा हो सकता है। तो आइए हम ऐसे करते हैं, इसको हम पहला बराबर यानी x/14 बराबर कर देते हैं k और y/7 बराबर कर देते हैं k। हो जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर हो जाएगा x का मान k × 14 हो जाएगा, या 14 के लिख सकते हैं। यहाँ पर y का मान 7 × k हो जाएगा, 14 × k भी लिख सकते हैं इसको, 14 × k या k × 14 एक ही बात है, और 7 × k हो जाएगा। देखिए ये हमारा x का मान हो गया, ये हो जाएगा हमारा y का मान। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से दो समीकरण हैं, तो कोई एक समीकरण को ले लेंगे, कोई भी एक समीकरण ले सकते हैं आप, पहला वाला भी ले सकते हैं, दूसरा वाला भी ले सकते हैं, कोई एक समीकरण आप ले सकते हैं। तो इन दोनों में से एक समीकरण को हम ले लेंगे और उस समीकरण में x और y का मान रख देंगे। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम दोनों में से कोई एक समीकरण को ले लेते हैं। हो जाएगा हमारा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहला समीकरण हमारा है 3x + 5y = 7। इसमें हम क्या करते हैं कि x और y का मान सेट कर देते हैं। देखिए x का मान हो जाएगा हमारा 3 × x का मान हो जाएगा 14 × k और प्लस 5 × y का मान हम रख देते हैं 7 × k। हो जाएगा x का मान 14 × k और y का मान 7 × k, दोनों रख दिए, बराबर हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसको गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 42 के, देखिए थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 42 के और प्लस 35 के बराबर 7 हो जाएगा। और दोनों के है ना, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा 5 × 2 = 7, 77 के बराबर हो जाएगा 7। 77 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी के बराबर 7/77, 7 ले कटाएंगे 11 बार में कटेगा, के बराबर 1/11। के का मान कितना हो गया दोस्तों? 1/11। ठीक है। और के का मान पुनः x और y में रख देंगे तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। इसलिए x बराबर 14 × k है, तो 14 × 1/11 यानी कि 14/11। x का मान हमारा हो गया 14/11। ठीक है। अब क्या करेंगे, k का मान हम इसमें रखेंगे y में, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 7 × k यानी कि 7 × 1/11 k का मान, तो हो जाएगा 7/11 यानी y बराबर 7/11। x का मान भी हो गया हमारा, y का मान भी हो गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी हमें x और y का मान निकालना था। तो ये एक विधि होता है जिसे हम अनुपात निर्णय विधि बोलते हैं, x और y का मान निकालने के लिए। दोस्तों समझ में आ रहा है? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में ये आया होगा। आइए कुछ और छोटा छोटा कुछ डॉट्स है, छोटा सा और कुछ थ्योरी है जिससे हम समझ लेते हैं कि चैप्टर आगे बनाने में हमें आसानी होगा। दोस्तों हालांकि ये तो हमारा विधि हो गया समीकरण को हल करने के लिए, और इसके बाद जो हम बताने वाले हैं वह सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हम जानेंगे। दोस्तों इसे समझने के लिए हम दो समीकरण ले लेते हैं। लाइट चली गई है, कोई बात नहीं है, दिखाई दे रहा है। दो समीकरण हम ले लेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं नोट के रूप में a1x + b1y + c1 = 0, एक समीकरण हो गया हमारा। और एक समीकरण ले लेते हैं a2x + v2y + c2 = 0, समीकरण नंबर 2। देखिए आपके बुक्स में इसे a b c d e f g h इस तरह भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है, हमें यही अच्छा लगता है, समझाने में ज़्यादा मतलब आसानी होता है, इसलिए हम इसको लिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा a1 a2 v1 v2 c1 c2, ये ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए दोस्तों दो समीकरण को हमें बिना ज्ञात किए, बिना हल निकाले, हल बताना हो कि इसका हल कैसा होगा, समीकरण युग्म में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, यही हम बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों 3 शर्त हम आपको बताएंगे। पहला शर्त, जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। देखिए जब a1/a2 का मान बराबर नहीं हो b1/b2 तो तीसरा c1/c2 निकालने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जब दो ही बराबर नहीं है तो तीसरा क्यों निकालेंगे, तीसरा निकालने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। जब a1/a2 मतलब x का गुणांक a1
और दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 बाई y का गुणांक b1 और दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2। जब दोनों आपस में बराबर नहीं हो तो समीकरण अविरोधी होगा। युग्म क्या हो जाएगा? अविरोधी। समीकरण युग्म यहाँ पर अच्छे से हम लिख देते हैं, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म क्या हो जाएगा दोस्तों? अविरोधी होगा। ठीक है। और इसके हलों की संख्या ध्यान दीजिएगा, जब इस a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो इसका एक और केवल एक हल होगा। हलों की संख्या कितनी हो जाएगा? हलों की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, हलों की संख्या एक और केवल एक और केवल। तो आइए दोस्तों, इसका एक और केवल एक हल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के तो समीकरण युग्म अविरोधी होगा और इसका एक और केवल एक हल हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा शर्त हमारा है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। मतलब पहला a1/a2 के पहला x के गुणांक के अनुपात बराबर हो y के गुणांक के अनुपात के, लेकिन बराबर न हो अचर पद के अनुपात के। तो इस स्थिति में समीकरण विरोधी हो जाएगा। इस स्थिति में समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों? विरोधी। और समीकरण विरोधी है तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा शर्त हमारा है कि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2। a1/a2 a1 b1 c1 समझ में आ रहा है दोस्तों? a1 देखिए x स्क्वायर पहले का गुणांक, पहले समीकरण के x स्क्वायर के गुणांक a1, y स्क्वायर का y का गुणांक b1 और अचर पद c1। दूसरे समीकरण के x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 एंड अचर पद c2 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ पर a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1, तीनों बराबर हो, तो उस स्थिति में समीकरण क्या हो जाएगा? आश्रित होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आश्रित। और इसका अनंत हल होगा। कितना? अनंत हल होगा। अनंत हल होगा यानी कि अनगिनत, इसका अनगिनत हल होगा। चलिए हम इस तरह कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लेकर इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चैप्टर के दृष्टि से भी और एग्ज़ाम के दृष्टि से भी। ठीक है। आइए एक बार और हम आपको समझा देते हैं। देखिए a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, पहले अनुपात हम निकाले बराबर नहीं आया, तो उससे अब आगे नहीं बढ़ना है। समीकरण युग्म अविरोधी हो जाएगा। समीकरण युग्म की प्रकृति अविरोधी और उसके हलों की संख्या एक और केवल एक हल हो जाएगा। जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो उस स्थिति में समीकरण विरोधी हो जाएगा और उसके कोई हल नहीं होगा। जब समीकरण विरोधी होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। तीसरा हमारा शर्त है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। तीनों बराबर होगा, समीकरण आश्रित हो जाएगा और इसका अनंत हल होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? इसका कितना हल हो जाएगा? अनंत हल होगा। तो यही हमारा 3 था फॉर्मेट। ये आपको याद कर लेना है कि किस स्थिति में समीकरण युग्म का एक हल होगा, किस में अनंत हल होगा, किस में कोई हल नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। समीकरण के हल करने की विधि से हम हल कर सकते हैं, लेकिन बिना समीकरण के हल किए हम इस तरीक़ा से बता सकते हैं कि कौन सा विरोधी है, कौन सा अविरोधी है और कौन सा आश्रित है। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक और चीज़ होता है ग्राफीय निरूपण। तो देखिए दोस्तों, ग्राफीय निरूपण अभी हम नहीं बताएंगे, जब ग्राफ बतलाएंगे ना तो उसमें हम ग्राफीय निरूपण आपको अवश्य बतलाएंगे। इसी सेम यही रहेगा, आपको ग्राफ इसमें बताना है कि कौन सा ग्राफ होता है। तो देखिए पहला थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, देख लीजिए। जब समीकरण युग्म अविरोधी होगा तो इसका ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को काटेगा। ठीक है। तो इसको हम प्रतिच्छेदी बोलेंगे। ठीक है। इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी हो जाएगा। जब विरोधी होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए, जब पहले ग्राफ को दूसरा ग्राफ काटता है तभी हल निकलता है ना। एक ग्राफ को दूसरा ग्राफ टच करेगा तभी ना x और y का मान हल निकलेगा। लेकिन दूसरे समीकरण में क्या होता है? विरोधी है ना एक दूसरे के, तो इसमें कोई भी टच नहीं करता है, ये अलग अलग समानांतर हो जाता है। तो इसे हम इसका ग्राफीय निरूपण हम समानांतर बोलेंगे। पहले का ग्राफीय निरूपण एक और केवल एक हल का ग्राफीय निरूपण हो जाएगा प्रतिच्छेदी, और दूसरे का ग्राफीय निरूपण हो जाएगा समानांतर। और तीसरा देखिए, तीनों बराबर है तो इसका अनगिनत हल होगा ना, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एकदम
पर एक रेखा नीचे है और उसी के ऊपर एक ही रेखा पर दोनों समीकरण का ग्राफ मिलेगा, तो उस स्थिति में इसको हम समपाती बोलते हैं। क्या? समपाती बोलते हैं। और इसको हम समानांतर बोलते हैं, समानांतर। और इसे हम प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। ये इसका ग्राफीय निरूपण हो गया दोस्तों, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण हो गया। हालांकि आगे चैप्टर में है, लेकिन मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि आप ध्यान रखिएगा। एक बार मैं अवश्य इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं आपको चैप्टर चालू करूंगा। चैप्टर मैं थोड़ा सा तेज़ी से ख़त्म करूंगा, ताकि अभी हमें और भी बहुत सारे चीज़ पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, वो क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। आप मेरे साथ सिलेबस अवश्य बनाते चलिएगा। यदि आप बना भी लिए तो रिविजन अवश्य करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए दोस्तों, तो मेरे आप इस वीडियो को शेयर और भी कर दीजिएगा, ताकि जितने भी मेरे बच्चे हैं और भी जितने भी बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।